कोई भी मैटर, कोई भी सामान हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ फैलना सिकुड़ना होता ही है। ये क्या है, ये हमारे नेचर यानी हमारी प्रकृति का ही नियम है कि कोई सामान है, कोई चीज़ है तो उसमें कुछ ना कुछ डायलेशन या कुछ ना कुछ कंट्रैक्शन होता ही है, यानी कुछ ना कुछ उसमें फैलाव होता है या कुछ ना कुछ उसमें कंप्रेस यानी वो सिकुड़ता है। ये प्रकृति का ही नियम है, नेचर का ही नियम है। जैसे हमारे अर्थ पे तो होता ही है, और अर्थ से ऊपर अगर हम यूनिवर्स में भी जाए तो वहाँ भी जो भी गैलेक्सी वगैरह है, जो भी चीज़ है, स्टार है, उसमें भी फैलना सिकुड़ने का काम होते रहता है। तो ये क्या है, ये नेचर का ही नियम है, ये होता है फैलना सिकुड़ना, यानी किसी भी चीज़ में डायलेशन होना और उसका कॉन्ट्रैक्शन होना। ये डिपेंड करता है कि उस जो भी मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितना कैपेसिटी है कि उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन और उसमें डायलेशन होगा, यानी उसमें कितना फैलाव होगा और कितना उसमें सिकुड़न होगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है। अब जैसे कि अब कोई इलास्टिक ही है तो उसमें क्या, उसका तो नेचर ही है इलास्टिसिटी का, उसको जितना खींचेंगे वो इतना खिंचाएगा और उतना सिकुड़ेगा। और वहीं पे हम जैसे लेते हैं एग्जाम्पल पानी का, ये जैसे मेरे पास पानी का बोतल है तो इसमें क्या है, ये एक इतना पानी और इसी पानी को ये क्या है, ये मेरा ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। इसी को अगर हम डायलेशन फेज में करेंगे, कोई बड़े से बर्तन में पानी को उझलेंगे तो ये क्या होगा, इतना ही पानी बड़े एरिया में फैल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वाटर का डायलेशन हो गया और वही फिर बड़े बर्तन के पानी को हम इस छोटे बोतल में भर देंगे तो क्या होगा, पानी का हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हुआ। तो इस तरह से यहाँ पानी हमारा उतना ही है, लेकिन यहाँ पे पानी का जो भी सामान ले रहे हैं उसके बेसिस पे पानी का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन हो रहा है, यानी पानी का फैलाव हो रहा है और सिकुड़न हो रहा है। तो यहाँ पे पानी में कोई अंतर नहीं आ रहा, मेरा पानी उतना ही है लेकिन इसका डायलेशन और कंट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे ये पेन है, पेन के अंदर रिफिल है तो रिफिल में इंक है, तो ये इंक कितना में समाया हुआ है, ये जो इंक है बस एक इतने में ये रिफिल है। लेकिन इस इंक को हम एक नोटबुक में, एक मोटे से नोटबुक में या डायरी पे डिपेंड करता है हम किस तरह का नोटबुक लिए हैं, तो उसके अनुसार ये इतने कम जगह में, इतने कम कॉन्ट्रैक्शन में ये पूरा इसका डायलेशन हो जाएगा, एक नोटबुक में पूरा भर देगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक रिफिल के अंदर में जो इंक है, जो सिकुड़ा हुआ है, एक लिमिटेड एरिया में है, उसका एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि वो डायलेशन में चला जाएगा और वो बहुत जगह ले लेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इस सब चीज़ों में हुआ। तो इस तरह से एक देख रहे हैं क्या कि एक रिफिल में जो इंक है उसका कैसे फैलाव और सिकुड़ना, यानी कम जगह से ज़्यादा जगह में वो लिया। तो इसी तरह से क्या है कि प्रकृति में जो भी चीज़ है, मेनली वो जो भी मॉलिक्यूल्स है वगैरह है, जो जिसका नेचर है वो तो बड़े पानी जो है वो तो बड़े ही आराम से फैल गया, वो हम देख पाते हैं। लेकिन बहुत चीज़ ऐसा है जिसमें होता है बट हम नहीं देख पाते हैं, उसमें क्या होता है, फैलाव और सिकुड़ना होता है लेकिन हमें नहीं लगता। जैसे कि ये जो फैलाव और सिकुड़ना होता है मेनली ये जो हमारे जो नेचर में जो वेदर है वो पूरा डिपेंड करता है। कभी समर सीजन आता है और विंटर सीजन, ये 2 सीजन का जो चेंज होता है इसके कारण जो भी हमारे इन्वायरमेंट में सामान होता है उसमें फैलना और सिकुड़ना होता है। ऐसे नहीं समझ में आता है कि फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, हम अपने अगर समझे तो कुछ भी नहीं लगेगा कि फैल रहा है। लेकिन हम इसे बारीकी से जब देखते हैं, जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग के घर के अंदर में ही कभी कभी देखने को मिल जाता है, अगर वो सही से फिनिशिंग से नहीं है, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी है। जैसे कि हमारा डोर होता है, तो वो डोर जब हम खोलते हैं, बंद करते हैं, वो अगर लूज़ है तो कभी नहीं समझ में आएगा। अगर वो एकदम परफेक्ट साइज़ का बना हुआ है, वो एकदम वो खुलता है और बंद होता है, तो उसमें क्या होगा, विंटर सीजन में तो उसका वो क्यों है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, वो है, उसमें कोई फैलाव नहीं है। विंटर इसलिए क्योंकि उसका मॉलिक्यूल सब सटा हुआ है उसके अंदर का, तो क्या है, वो सिकुड़ा हुआ है। और जैसे ही जब समर सीजन आता है तो उसके अंदर जो वुड है, वो डोर है, उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, जो भी है, वो फैलना शुरू करता है और जिसके कारण क्या होता है, वो अटकने लगता है।
फिर हमें लगता है कि यार ये कैसे अटकने लगा, ये तो लगता है काम सही से नहीं किया। तो काम नहीं, वो क्या है, वो सीजन के दौरान वो हमारा जो डोर है वो उसका वुड फैल गया है और उसमें थोड़ा सा अगर मार दिया जाए, उसको कट कर दिया जाए तो फिर से वो ठीक हो जाएगा। अगर उसको हम नहीं ठीक करते हैं, अगर हमें ये देखना है फैलना सिकुड़ना, तो फिर जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसमें कोई भी ना करे तो वो सीज़न चेंज होने के बाद फिर वो अपना शेप ले लेगा पहले वाला, और वो पता चल जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ फैलता है और सिकुड़ता है। तो ये तो बात आ गई वुड की। कोई भी डोर जैसे है उसमें समझ में आता है, जनरली वुड वाले में समझ में आता है। फिर जैसे अब हम इंसान ही हैं, तो हमें तो नहीं लगता, लेकिन हम इंसान का भी जो होता है उसमें हम समर सीजन में फैलते हैं और विंटर सीजन में सिकुड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम जब ले रहे हैं, सब चीज़, वो हर चीज़ क्या है, वो सिकुड़ा हुआ चीज़ है, यानी कि उसका मॉलिक्यूल्स बहुत सटा सटा है। हम जो भी एनर्जी के फॉर्म में जो भी चीज़ ले रहे हैं, और हमारा जो इंटरनल बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो भी बहुत चिपका रहता है विंटर सीजन में। फिर जैसे ही और हमारा जो कोई इंटरनल वर्क भी होता है वो थोड़ा स्लो होता है विंटर सीजन में, जिसके कारण हमारा विंटर सीजन में थोड़ा फैट सब भी ज़्यादा वो जमता है, वो जल्दी नहीं टूटता है। फिर उसके बाद से फिर जब जैसे ही समर सीजन आता है और हमारा काम अगर उतना ही है, उतना ही एनर्जी ले रहे हैं, तो समर सीजन में क्या होता है, हमारा इंटरनल बॉडी का जो फंक्शन होता है वो भी फास्ट करता है, क्योंकि उसे सब चीज़ जो मॉलिक्यूल्स हम लिए, जो हमारे एनर्जी के फॉर्म में गया, तो जो भी फूड हम खाए, तो वो सब क्या है, वो फैला हुआ फॉर्म में होता है। वो थोड़ा उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होता है, तो आसानी से टूटने में हेल्प होता है। वो एंजाइम्स वगैरह आसानी से टूटते हैं, वर्क फास्ट होता है, और जिसके कारण हमारा जो एनर्जी है वो थोड़ा लॉस होता है जल्दी जल्दी, और इस कारण हम थोड़े हल्के फील करते हैं समर सीजन में। और विंटर सीजन में हम थोड़ा भारी फील करते हैं, यानी कि हमारा सिकुड़ते हैं तो वेट ज़्यादा हो जाता है, और जब हम फैलते हैं तो वेट हमारा हल्का हो जाता है। तो मेन ये हमारा सीजन जो है वो भी मतलब बहुत असर डालता है हमारे फैलने और सिकुड़ने में। तो हमारे नेचर, प्रकृति में जो है, जो भी सामान है, जो भी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग है, उसमें फैलना और सिकुड़ना होते रहता है। अब यहाँ पे आता है टाइम डायलेशन। तो आखिर ये टाइम डायलेशन यानी समय का फैलना सिकुड़ना, ये कैसे हो सकता है? समय का फैलना सिकुड़ना, समय तो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, वो तो बस एक सिचुएशन, एक समय एक गैप को हमारे स्टार्टिंग एज से लेके हमारा जो चल रहा है उस समय को, उस पीरियड को, उस चेंज को दिखाने का एक मेजरमेंट है कि कैसे बदल रहा है हमारा प्रकृति, हमारा नेचर कैसे जो बदल रहा है, उसकी ड्यूरेशन को दिखाने का एक मेजरमेंट है समय। तो ये समय तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर इसका फैलना सिकुड़ना कैसे हुआ, यानी टाइम डायलेशन आखिर हो कैसे सकता है? तो इस टाइम डायलेशन को आज समझते हैं कि ये टाइम डायलेशन कैसे होता है। टाइम का मतलब यानी नॉर्मल सी बात है, घड़ी में हम देखते हैं कि क्या टाइम हुआ, हमारा टाइम मेजरमेंट घड़ी ही है, वॉच ही है। तो यानी दो घड़ी में जब अलग अलग टाइम दिखाता है, एक घड़ी में मान लीजिए 10 बज रहा है, तो एक घड़ी में 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इस तरह से डिफरेंसेस दिखाता है सेम टाइम। यानी एक घड़ी क्या है, 5 मिनट स्लो चल रहा है, और एक घड़ी 5 मिनट यानी राइट टाइम चल रहा है। तो ये जो 5 मिनट का जो हुआ डायलेशन, तो यही 5 मिनट को बोलेंगे कि 5 मिनट का टाइम डायलेशन है। तो ये कैसे होता है? तो एक तो घड़ी के रिलेटिव से होता है, घड़ी में चेंज के बेसिस पे होता है, और कि दो घड़ी में टाइम अलग अलग शो करता है। और एक जो होता है टाइम वगैरह कुछ चेंज नहीं होता, वो हमारे माइंड के बेसिस पे होता है, यानी हमारे ब्रेन के बेसिस पे होता है एक टाइम डायलेशन। ये दो तरह का टाइम डायलेशन होता है। और एक टाइम डायलेशन होता है वो, क्योंकि हमारे टाइम का जो मेजरमेंट होता है किसके थ्रू होता है, हमारे अर्थ के थ्रू होता है। अर्थ का जब एक रोटेशन लेता है सन का, तो हमारा 1 ईयर होता है। तो एक टाइम फैक्टर हमारा अर्थ पे डिपेंड कर सकता है। तो ये 3 बेसिस से क्या होगा, हमारा टाइम डायलेशन होने का चांस है। तो पहला समझते हैं कि घड़ी के बेसिस से कैसे होता है।
ये दो घड़ी के बीच में जो टाइम डायलेशन टाइम गैप आता है, एक में कम और एक में ज़्यादा दिखाता है, तो ये जो मेनली होता है ये इस तरह का डिफरेंस, एक तो सिंपल होता है जब घड़ी में प्रॉब्लम आ जाता है, बैटरी प्रॉब्लम या कुछ है मैकेनिकल प्रॉब्लम, उस तरह का प्रॉब्लम जो आता है तो वो अलग है। और एक जो रियल में होता है जो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, और एक स्पीड में होता है। जब स्पीड में कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे टाइम डायलेशन होता है। तो कैसे होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता चला जाता है। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ से ऊपर अगर कोई भी चीज़ हम घड़ी को ले जाते हैं तो जैसे कैसे है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से ऊपर है, जो कि 405 किलोमीटर अर्थ के से ऊपर है वो बना हुआ स्पेस, जो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहाँ पे एकदम वैक्यूम जैसा है। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे जो घड़ी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो घड़ी है और जो अर्थ पे जो घड़ी है, उसमें बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस दिखता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, जो कि हमें वहाँ पे हमेशा मिलाना पड़ता है, उस टाइम को ठीक करना पड़ता है। जैसे जीपीएस स्टेशन होता है तो वो भी क्या है, स्पेस पे है, तो वहाँ उसमें भी घड़ी में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर वही थोड़ा सा चेंज जो होता है वो दिक्कत देने, अगर जीपीएस वाले में जीपीएस स्टेशन में, तो वो क्या करता है, जीपीएस हमारे अर्थ पे हर एक लोकेशन को दिखाता है, तो उस टाइम में अगर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहाँ पे उस टाइम को ठीक करते रहना पड़ता है। अर्थ के टाइम से उस स्टेशन में जो जीपीएस स्टेशन है वहाँ के भी टाइम को मिलाना पड़ता है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ भी टाइम को अर्थ के टाइम से घड़ी से वहाँ पे मैच करते रहना पड़ता है। तो ये जो चेंज आता है कैसे आता है, तो यहाँ पे क्या टाइम हमारा कम ज़्यादा होता है? टाइम कैसे कम ज़्यादा हो सकता है? टाइम तो होता कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो आखिर ये ऊपर स्पेस में घड़ी स्लो कैसे हो जाता है, वो पीछे कैसे हो जाता है? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक हो गया। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उसमें उतना ज़्यादा सिकुड़न होगा, उतना ज़्यादा वो कम फैलाव होगा, और जितना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फैलाव ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा फैलेगा उस चीज़ों में। समय कोई चीज़ नहीं है, समय में कोई फैलाव नहीं हो सकता, वो जो बताने वाला यंत्र है, जो मशीन है, उसमें फैलाव होता है, वो एक समान है। तो उसमें आखिर फैलाव कैसे हो गया? तो जब जैसे ही वो ऊपर गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो लूज़ हो गया। हम इंसान भी जब ऊपर जाता है तो इंसान का शरीर भी फैल जाता है, अंदर से मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो थोड़े अंतर आता है। अर्थ पे जो है तो वहाँ पे जो लोग होंगे उनके में भी थोड़ा सा चेंजेज आता है। तो ये जो यंत्र है, जो मशीन है, जो घड़ी टाइम बताने वाला, तो वो भी तो कुछ फैल गया, उसमें भी फैलाव हो गया, और साथ में वो स्पीड में भी है। स्पीड में है, हमें लगता है अंदर के सामान में स्पीड में कुछ अंतर नहीं आ रहा है, वो हमें देखने नहीं मिलता। बहुत छोटे पैमाने में देखेंगे तो देखेंगे कि उस सामान में भी फैलाव हुआ है, क्योंकि वो हीट होता है, जो भी है उसके कारण उसमें फैलाव होता है। तो उस घड़ी में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और बराबर वो मूव कर रहा है, तो जिसके कारण से वो जो यंत्र है, वो जो मशीन है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फैलाव हो गया, और वो हमें समझ में नहीं आया। और जब वो टाइम चेंज दिखता है, थोड़े से सेकंड का अंतर जो दिखता है, वो तब हमें लगता है कि ये टाइम डायलेशन हो गया। वो टाइम डायलेशन नहीं होता, वो जो यंत्र है, वो समान है, उसका फैलाव हो गया है, जिसके कारण से वो जो घूम रहा है वो एक सेकंड में थोड़ा कम घूमता है, वो उसको ज़्यादा जगह घूमना पड़ता है, तो जिसके कारण वो धीरे धीरे चलने लगता है, और एक समय के बाद वो गैप दिखता है कि स्पेस का घड़ी स्लो हो गया, यहाँ पे टाइम डायलेशन हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड में है, जिसके कारण से वहाँ का जो सामान है वो फैलता है, और उसके कारण से ये टाइम थोड़ा सा जो गैप आता है, टाइम डायलेशन होता है, और उस घड़ी को अर्थ के घड़ी से मैच करना पड़ता है। तो ये हो गया क्या, घड़ी के हिसाब से फिजिकल चेंज आया सामान में, तो उसके कारण से टाइम डायलेशन हुआ। अब दूसरा हम समझते हैं, तो ब्रेन के बेसिस पे, माइंड के बेसिस पे ये कैसे टाइम डायलेशन हो सकता है? ये अक्सर हम सभी लोगों के साथ होता है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये माइंड बेसिस पे टाइम डायलेशन होना।
तो ये कैसे होता है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते। टाइम वही है हमारा, घड़ी का टाइम भी वही है, घड़ी में भी कोई चेंज नहीं, सब बराबर है, लेकिन फिर भी टाइम डायलेशन हो जाता है। ये कैसे होता है, तो पहला एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब हम सोते हैं और दो आदमी के बीच लेते, एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी जगा हुआ है। तो मान लीजिए एक आदमी 2 घंटा सोया, जो भी है 2 घंटा वो आदमी सो गया, और एक आदमी क्या है, उसे कहा गया तुम बैठो 2 घंटा तुमको ऐसे ही गुजारना है। तो जो आदमी सोया नहीं, जगा हुआ है, और उसको कोई काम भी बस इधर उधर ही करना है, कोई खास काम नहीं करना है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो वो आदमी के लिए जो जगा हुआ है वो इंसान, उसको 2 घंटा अब लगेगा कि अब 10 घंटे के बराबर है। जो जगा हुआ है उसके लिए क्या हुआ, टाइम का फैलाव हो गया, और यहाँ पे यानी टाइम डायलेशन हो गया। और यहाँ पे टाइम का कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए हो गया, 2 घंटा का जो टाइम है, जो वो सो गया, जो इंसान सो गया, जब वो 2 घंटा के बाद उठता है तो बोलता नहीं ये 2 घंटा कैसे बीत गया, उसको 2 घंटा 2-3 मिनट ही 5 मिनट ही लगा, उसको लगा ही नहीं कि 2 घंटा ये कहाँ गया। इस तरह से एकदम टाइम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो वही 2 घंटा एक आदमी जो सो गया उसके लिए टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और जो आदमी जगा हुआ है, जो बिजी नहीं है, बिजी नहीं रहना है, तो जो बिजी नहीं है, बिजी भी रहेगा, फिर भी जो सोया हुआ है उसके प्रति उस इंसान का टाइम थोड़ा फैला हुआ ही दिखेगा। यानी इस तरह से क्या हुआ, टाइम डायलेशन और टाइम जो कंट्रैक्शन हुआ, दोनों आदमी के प्रति अलग अलग हुआ। टाइम उतना ही है हमारा, टाइम कुछ नहीं हुआ, लेकिन टाइम का डायलेशन हुआ कौन, माइंड के बेसिस पे हुआ ये, यानी ब्रेन के बेसिस पे हुआ। कैसे हुआ, तो उस समय क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो जब हम सोते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हम जिससे एक्टिव होते हैं, जिससे देखते हैं, वो माइंड हमारा सो जाता है। लेकिन और माइंड हमारा जो ब्रेन का और भी फंक्शन होते रहता है, लेकिन मेन जो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है नींद में, तो मेन वो जो है वो यानी कि रिलैक्स मोड में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हुआ। तो उस समय हमें टाइम का इतना भी नहीं, जब सो के उठते हैं तो लगता है अभी तो हम अभी ही, मतलब टाइम थोड़ा भी नहीं समझ में आता है कि हमारा कितना टाइम चला गया, 2 घंटा चला गया, 3 घंटा, जगने के बाद लगता है हम तो अभी तो सोए थे, ऐसा फील होता है। तो इस तरह का ये पूरा माइंड यानी कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड को अगर हम फ्री रखेंगे तो वो उसे टाइम ज़्यादा दिखेगा, और कॉन्शियस माइंड को जैसे ही हम बोल देंगे कि किसी अपने फेवरेट काम में बिजी हो जाओ, ये तो सोने की अवस्था में है। अब दूसरे एक एग्जांपल में बताते हैं, जैसे कि कॉन्शियस माइंड जो भी है उसको अगर हम उसका फेवरेट काम थमा दे, यानी कुछ पढ़ाई में मन लग रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए दे दे, और एक इंसान को बोल दे कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम खाली कोई बोरिंग सा काम दे दे, और 1 घंटे का समय तो जो पढ़ रहा है तो उसका 1 घंटा उसका जो पूरा दिमाग है उसके पढ़ाई पे चला गया, या जो भी ड्राइंग कर रहा है, जो भी उसका फेवरेट काम है वो कर रहा है, तो उसी में उसका दिमाग चला गया, उसके समय को भूल गया वो कि कोई समय भी है। और यहाँ पे क्या है, जो आदमी को कोई उसके मन का काम नहीं मिला और वो आदमी बार बार अपने काम कुछ कर रहा है, फिर घड़ी देख रहा है, फिर कुछ कर रहा है, तो वही टाइम उसके लिए बहुत बड़ा हो गया। उस एक को बोरिंग काम दे दिया गया और एक का उसका फेवरेट काम दे दिया गया, तो जिसके कारण एक का माइंड क्या है, पूरे काम में पीछे हो गया, वो अपने पूरे काम पे लगा है। काम समय उतना ही है, लेकिन 1 घंटे का ही समय है, लेकिन वो काम करके जैसे ही उठा देखा अरे ये 1 घंटा कहाँ गया, क्योंकि 1 घंटा उसने पूरा अपने कॉन्शियस माइंड को दे दिया अपने काम के ऊपर। और जो आदमी को मन लायक काम नहीं मिला तो वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसका जो काम में मन नहीं लग रहा था, तो उसका वो 1 घंटा 2 घंटे के बराबर हो गया, क्योंकि उसे उस काम में मन नहीं लग रहा था, तो उसको लग रहा था क्या करे, तो वो टाइम के ऊपर फोकस कर रहा था। उसका कॉन्शियस माइंड जो था वो टाइम को देख रहा था, टाइम जल्दी कट नहीं रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि माइंड बेसिस पे अगर कॉन्शियस माइंड को अच्छे कामों में, मन लायक कामों में जो होता है उसमें बिजी रखते हैं, तो हमारा टाइम जल्दी बीत जाता है। और कॉन्शियस माइंड को अगर उसे सही काम, अगर इनफैक्ट वो कुछ काम भी नहीं कर रहा है, कॉन्शियस माइंड कुछ सोच रहा है तो भी वो बिजी है टाइम पे नहीं, लेकिन अगर उसे कुछ काम नहीं मिलेगा तो वहाँ पे उसके लिए
टाइम का क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा और वहीं पे उसको एक काम मिल जाएगा उसके लायक, अच्छा काम, टफ काम, तो उसको टाइम चुटकियों में बीतेगा, यानी टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, टाइम डायलेशन हो गया माइंड बेसिस पे। अब स्पीड के बेसिस पे कैसे होता है, अब एक एग्जांपल देखते हैं स्पीड के बेसिस पे कि एक आदमी बहुत स्पीड में काम मतलब वर्क कर रहा है और एक है कि उसे एकदम स्लो स्पीड में है, एकदम नॉर्मल स्टेशनरी में है, उस स्पीड में देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि अर्थ पे ही लेते हैं, तो एक को जैसे अर्थ का चक्कर लगाना है तो एक को दे दिए कि चलो पूरे स्पीड है, तो अर्थ ही पूरे स्पीड से एरोप्लेन से वगैरह से स्पीड लगाया, वो एक को एरोप्लेन थमा दिए कि पूरा एक चक्कर लगा के इस पॉइंट पे आना है, और एक को बोल दिए एकदम सिंपल सा जैसे जो भी गाड़ी है जो भी है उस पर दे दिए। तो एक तो एरोप्लेन जो सबसे फास्ट वाला जो स्पीड का जो होता है व्हीकल्स, वो थमा दिए, तो वो मान लीजिए कि 1 महीने में ट्रैवल करके उस पॉइंट पे आ गया। लेकिन दूसरा वाला जो है जिसको स्लो वाला सबसे लेके थमा दिए, वो अभी तक वो एक कोना में भी नहीं पहुंचा, उतना एक छोटा सा एरिया भी वो नहीं कर रहा, लेकिन वो 1 महीने में ही करके आ गया। तो यहाँ पे क्या है, जो जिसको फास्ट यानी स्पीड वाला व्हीकल्स थमाए, वो 1 महीने में पूरे अर्थ का राउंड लगा के अपने पॉइंट पे आ गया, यानी कि उसके पास बहुत समय है, उसके पास टाइम का डायलेशन है, उसके पास टाइम का फैलाव है, यानी कि वो टाइम पे चल सकता है, वो टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकता है उस आदमी के करस्पॉन्डिंग जो कि स्लो व्हीकल लेके चल रहा है। तो अब वो स्लो व्हीकल लेके जो चल रहा है वो अपना पूरा धीरे 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 वो पूरा अपना एज लगा देगा एक अर्थ का राउंड लगाने में। एक अर्थ इतना छोटा नहीं है, अगर पूरा राउंड लगाए तो बहुत समय लगेगा, तो वो लगभग आधा एज तो लगा देगा पूरा अर्थ का चक्कर लगाने में। तो यानी यहाँ पे उसके लिए क्या हो गया, जो स्लो वाला व्हीकल लिया उसके लिए क्या हो गया, टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी वो पूरा एज एक ही काम में उतना टाइम लगा दिया और उसके पास टाइम नहीं बचा, वो काम अब करते रहेगा। और जिसके पास जो पूरा अच्छा स्पीड वाला व्हीकल्स मिला वो पॉइंट पे आ गया, अब क्या है, वो टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है, वो टाइम पे चल सकता है, वो अपने पास्ट में भी वो तो एक उस कंपेयर वो फ्यूचर में आ गया, उस आदमी के कंपेयर वो फ्यूचर में आ गया, यानी फ्यूचर ट्रैवल कर लिया उस आदमी के कंपेरिजन जो कि लो व्हीकल वाला, जो लो स्पीड व्हीकल वाला जो लिया था। फिर अब उस आदमी के वो पास्ट में जाके देख सकता है वहाँ का सिचुएशन कि वो आदमी अब क्या कर रहा है इस सिचुएशन में। तो यानी कि वो इस अनुसार टाइम ट्रैवलिंग भी कर सकता है, उस पास्ट में भी जाके देख सकता है उस सिचुएशन को, और वहाँ से आके वो फिर से अपने फ्यूचर में भी जहाँ तक पहुँचा है आगे तक गया है। तो ये मैं रिलेटिव में बताएगा, यानी स्पीड, जो आदमी स्पीड में है वो टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है और पास्ट भी देख सकता है। कंपैरिजन है, रिलेटिव है किसी और व्यक्ति और इंसान के ऊपर, ऐसे नहीं है कि वो एक मतलब ये रिलेटिव है इंसान के ऊपर कि वो एक टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है, पास्ट भी जा सकता है, फ्यूचर भी जा सकता है, और फिर से वापस लौट के वो पास्ट देख सकता है कि वहाँ का सिचुएशन क्या था, हम तो बहुत फ्यूचर में आ गए, फ्यूचर देख सकते हैं। तो इस तरह से टाइम डायलेशन होता है स्पीड के तहत। अब एक होता है नेचुरल बेसिस पे टाइम डायलेशन, जो पूरा का पूरा अर्थ पे डिपेंड करता है। वहाँ पे टाइम डायलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे टाइम डायलेशन तब हो सकता है जब अर्थ का एक रोटेशन, सन का जो रोटेशन स्पीड है, अर्थ का जो स्पीड है जो लेता है, तो वो फिर जो 1 साल का जो रोटेशन लेता है 365 डेज और 6 घंटे के करीबन का एक चक्कर राउंड मारता है सन का। तो ये जो अर्थ का अगर स्पीड बढ़ जाता है, तो स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या है, अर्थ थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, तो चक्कर वो जल्दी लेगा और कुछ घंटे कम हो सकता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा बेस पूरा जो दिन डेज जो है हम काउंट करते हैं, क्या टाइम पे ही काउंट करते हैं, अर्थ के रोटेशन पे ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा समय रियल में जो हमारा जो चेंजेज है, समय जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे उसका लेंथ, जो समय का जो लेंथ होता है वहाँ पे उसमें सही में कॉन्ट्रैक्शन आएगा अगर अर्थ का स्पीड बढ़ता है। अगर यहाँ पे अर्थ का स्पीड थोड़ा स्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ रियल में क्या होगा, अर्थ का जो होता है
डायलेशन होगा, टाइम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा समय डिपेंड करता है, हमारा टाइम जो डिपेंड करता है अर्थ के रोटेशन पे करता है। तो जब अर्थ का रोटेशन का स्पीड चेंज होगा तो वहाँ पे हमारा टाइम डायलेशन जो है, समय का जो लेंथ होता है वो सही में फैलना और सिकुड़ना होगा। इस बेसिस पे तो रियल में होगा, लेकिन और बाकी जो होता है वो मेन यंत्र के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हो गया टाइम डायलेशन। मेन टाइम डायलेशन यही होता है। तो अगर रियल में है तो वो, अगर रियल में टाइम डायलेशन हो रहा है तो वो हमारे अर्थ के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो वो हमारा टाइम डायलेशन एक लेंथ है, तो उस लेंथ में कम ज़्यादा हो सकता है। और लेकिन बाकी जो घड़ी के ऊपर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। और जो ऐसे नॉर्मल जो समय उतना ही है वो हमारे माइंड के ऊपर, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली टाइम डायलेशन यही है, समय का फैलना और सिकुड़ना जो होता है यही होता है। सो धन्यवाद।